नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। देखिए मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आज जो कि सेकंड ग्रेड एसएसटी का पेपर हुआ था 2025 में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो 7/9/2025 को ये पेपर आयोजित हुआ था, उसके बारे में अपन आज इस वीडियो में कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मित्रों। आपको पता होगा काफ़ी समय से अपने इस चैनल पर कोई वीडियोस नहीं आया है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर है जो ये जो अपना जितने भी जो सेकंड ग्रेड एसएसटी के पेपर हैं वो मैं अपने इस चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा और इसका एक बार पूरा है जो रिवीजन करेंगे अपन। तो ये 2025 का पेपर है। जो पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनके अपन अगले वीडियो में मैं जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे है जो पेपरों को मैं अपने इस चैनल पर है जो सॉल्यूशन करके आपको बताऊँगा अपने चैनल पर। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है, लास्ट समय अभी 10-15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। तो करते हैं शुरुआत वीडियो को मित्रों। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और इसमें सभी क्वेश्चन है आंसर वो आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार मैंने है जो ये इसमें टिक करके है जो यहाँ पर बताए हैं। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ अपने इस चैनल पर है जो जुड़ सकते हैं। तो करते शुरुआत। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अमीर लोगों की तुलना में गरीबों की अधिक होती है। ये तो सही है, ये चाहिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्रति इकाई आय पर उपभोग है, ये गलत हो जाएगा। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक परंतु एक से कम होती है, ये सही है। और अल्प विकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्च होती हैं जबकि विकसित देशों में ये निम्न होती हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है जो ये हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर इसका राइट दिया गया है, यानी कि 1 और 2 दोनों असत्य हैं। यहाँ पे दोनों कथन है जो इसमें असत्य हैं। आप देख सकते हैं, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से हमें यह ज्ञात होता है कि कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार वृद्धि हुई है। तो ये इस प्रकार से आप नहीं जान सकते, ये गलत हो जाएगा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात जीडीपी अवस्फीति कहलाता है, ये भी गलत है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका सूत्र होता है मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी होता है इसका सूत्र, मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी। मैं फटाफट इसके आंसर अपने चैनल पर जो बताने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। सभी आंसर को अगर आप एक बार अपने आंखों से निकालेंगे तो आने वाले समय में है जो आपको एग्जाम में थोड़ी सी राहत महसूस होगी कि किस प्रकार से है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा शाख निर्माण के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है, कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें अपने को बताना है, इसमें ए और सी सही दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं, व्यापारिक बैंकों के लिए न्यूनतम वैधानिक नकद आरक्षित आवश्यकता को कम करके केंद्रीय बैंक देश में शाख निर्माण क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। और ये यदि बैंक अपने ग्राहकों की नकदी की मांग को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त नकद आरक्षित रखते हैं तो ये बैंकों की शाख निर्माण क्षमता को बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। यदि जनता बैंकों के द्वारा दिए गए ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद के रूप में निकाल लेती हैं तो इससे बैंकों की शाख निर्माण क्षमता कम हो जाएगी। जनता है जो एक बड़ा हिस्सा है वो पैसों का वो निकाल लेती है नकद का, तो वो इससे जो बैंकों की शाख निर्माण क्षमता है वो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना, मांग की कीमत लोच के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा अपना, सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत लोच 1 के बराबर होगी, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे 1 नंबर। और सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर मध्य बिंदु के ऊपर आने वाले किसी भी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से कम होगी, कम नहीं ज़्यादा होगी। और सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर मध्य बिंदु के नीचे आने वाले किसी भी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से अधिक होगी, ये भी उल्टा दिया हुआ है। तो ये दोनों कथन है जो गलत है, 1 नंबर अपने को सत्य बताना है तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतराल की अवधारणा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये अवधारणा किन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई। तो ये सही है, किन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई। और यह तब उत्पन्न होता है जब उपभोग और निवेश व्यय एक साथ पूर्ण रोजगार वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद स्तर से अधिक होते हैं। तो ये दोनों है जो सत्य हो जाएंगे। अगला देखते हैं,
माध्यमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माध्यिका के बारे में अपने को जो ये अपना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है उनमें से ये क्वेश्चन है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें दिए गए हैं माध्यिका श्रम मानों से प्रभावित होती हैं, तो श्रम मानों से प्रभावित नहीं होती माध्यिका। यह स्थिति औसत है, इसका मूल्य प्रत्येक अवलोकन द्वारा निर्धारित नहीं होता। ये सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो, यहाँ पे इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? आय में वृद्धि तटस्थता वक्र को बाहर की ओर विवर्तित करने का कारण बनती है। तो इसमें ये दिए गए हैं कि आय में वृद्धि तटस्थता वक्र को बाहर की ओर विवर्तित करने का कारण बनती है, ये गलत हो जाएगा। और जिस बिंदु पर प्रतिस्थापन के सीमांत दर कीमत अनुपात से अधिक हो, इष्टतम बिंदु नहीं हो सकता, ये सही होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर कथन 1 असत्य है और लेकिन कथन 2 सत्य हैं। 2 नंबर ये सत्य है, ये असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है बजट घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना अपने को। तो इसमें आप देख सकते हैं मित्रों, जितने भी जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी की ऑफिशियल जो आंसर की है उसके अनुसार है जो मैंने यहाँ पर टिक की है। तो आप लोग ज़रूर विश्वास कीजिएगा और सारे क्वेश्चन है जो अपन देखेंगे और ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो वापस एग्जाम में रिपीट होंगे। तो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल से जोड़िए। और आने वाले समय में जो कि मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने आपसे बोला था पहले कि मैं थ्योरीज इसकी जो एसएसटी की है वो करवाऊँगा, लेकिन नहीं करा पाया। लेकिन जो पेपर है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा सारे, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। अगला है कि बजट घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का। तो यहाँ पे अपने को सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। कैसे? सरकारें आमतौर पर अपने बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार लेती हैं, बिल्कुल सही, उधार लेती हैं। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना वास्तव में जनता से सरकार को क्रय शक्ति का हस्तांतरण है, ये सही है। दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अभिकथन तथा यहाँ पर आर को पढ़ें और नीचे दिए गए कथनों का उपयोग करके सही विकल्प चयन करना है अपने को। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे कथन दोनों ये है सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते। कैसे? कि बाजार पूर्ति वक्र की उत्पत्ति बाजार में फर्मों की एक निश्चित संख्या के लिए की जाती है, तो की जाती है। और बाजार पूर्ति वक्र फर्मों के व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग लेकर प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो नहीं करता ये। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का 25% ही नकद कोष अनुपात रखना होगा, तो ₹200 की प्राथमिक जमाओं पर कुल जमाओं का सर्जन कितना होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 800 हो जाएगा। कितना? 800। इसका सूत्र है एक 1/RR CRR, इस प्रकार से इसका। हालांकि इकोनॉमिक का इतना जो कि अपन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं, लगभग कितने 17-18 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने देखे नहीं है पूरे, लेकिन इतने क्वेश्चन आरपीएससी जो डिपेंड करती है कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है इसका सूत्र मैं आपको बताऊंगा देख के, तो ₹800 के बराबर हो जाएगा ये, 1/CRR, ऐसा कुछ इसका सूत्र है। अगला, यदि 25, 29, 25, 32, 24 और x का माध्य 27 है तो माध्यिका का मूल्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे माध्यिका का मूल्य हो जाएगा 3 नंबर, यहाँ पे 26। अगला है, व्यक्तिगत मांग वक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर सुनिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं, ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे, तो इसको देखने में कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जनसंख्या गरीबी अनुपात 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में कितना हो गया? तो ये हो गया आपके 14.09%, 14.96%। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार के निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों में से कौन सा जो सतत विकास लक्ष्य है SDG 2 शून्य भूख से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इसका नहीं होगा।
बाकी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के आविष्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे अपने को बताना है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई मानव विकास सूचकांक के आविष्कार से जुड़े हैं, ये जुड़े हुए बिल्कुल सही है। और पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। मानव विकास सूचकांक के प्रत्येक आयाम का प्रदर्शन 0 से 1 के बीच होता है, ये भी सही है। लेकिन ये 5 संकेतकों का एक संयुक्त सूचकांक है, नहीं 5 का नहीं है, ये 3 का हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 का हो जाएगा, ये 3 संकेतक है इसमें मुख्य रूप से, लेकिन हालांकि 4 भी माने जाते हैं, लेकिन 3 मुख्य रूप से इसके संकेतक माने गए। अगला देखते हैं अपन, हरित जीडीपी की गणना की जाती है। तो हरित जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, तो ये पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद से पर्यावरणीय शरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत को घटाकर की जाती है। मित्रों जितना जल्दी हो सके इसके सारे क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसमें क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही नहीं है बताना अपने को। तो यहाँ पे सही नहीं कौन सा है, इसमें है ए और सी, इसमें सही नहीं है, और बी सही है यहाँ, यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रोजगार एवं बेरोजगारी पर तैयार किए गए आधिकारिक डेटा हैं, ये PLFS, ये जो रोजगार और बेरोजगारी पर तैयार किया गया आधिकारिक डेटा है, ये सही हो जाएगा। बाकी ये माय भारत पोर्टल, ये इसके बारे में नहीं जानकारी देता है, और ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए और सी सही नहीं है। अगला देखते हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अब राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा 1 2 3, यहाँ पे सभी सत्य बताए गए माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में। यह राजनीति में रूढ़िवाद, परंपरावाद एवं व्यवहार में एकरूपता और निरंतरता का पक्षधर है। कौन, माइकल ऑक्सफोर्ड। वह नवीन मूल्यपरक तथ्यों एवं नवीन प्रवृत्तियों को संख्यात्मक दृष्टि से देखते हैं, ये भी सही है। वह राजनीति मूल्यवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सभी है जो इसमें राइट हो जाएंगे। अगला 19, राजनीति सिद्धांत से संबंधित लियो स्ट्रॉस के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लियो स्ट्रॉस के बारे में। लियो स्ट्रॉस के बारे में भी ये दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि लियो स्ट्रॉस आधुनिक समय के संकट को दूर करने के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि करते हैं। स्ट्रॉस इस प्रस्तावना से सहमत नहीं है कि सभी राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति में वैचारिक होते हैं जो किसी दिए गए सामाजिक आर्थिक हित को दर्शाते हैं, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक विचारक सामाजिक अस्तित्व में सही क्रम के सिद्धांतों को समझने की भावना से प्रेरित है, ये भी सही। मित्रों आप देख सकते हैं RPSC का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड कितना बदल गया, कितना बड़े बड़े क्वेश्चन है वो दे रही है। अगला देखते हैं अपन, राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य के संबंध में, राज्य एक सार्वभौमिक प्रार्थवाद का रूप है, बिल्कुल सही है। राज्य परम चैतन्य का मूर्त रूप है, ये भी है। राज्य स्वयं में साध्य है, ये भी सही है। राज्य अधिकार, आज़ादी और कल्याण की समेकित पूर्णता है, ये भी सही। इसमें टोटल सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, जीन बोधा की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीन बोधा के बारे में अपने को सही बताना है। जीन बोधा के बारे में ये सभी सत्य है। जीन बोधा का बुनियादी विचार ये है कि एक केंद्रीय प्राधिकारी के पास असीमित शक्ति होनी चाहिए। जीन बोधा ने फ्रांस को असीमित शक्ति के बारे में बताते हैं। कौन, जीन बोधा। जीन बोधा ने फ्रांस को अव्यवस्था से निकालने के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकारी का समर्थन किया। केंद्रीकृत प्राधिकारी का समर्थन किसने किया, जीन बोधा। जीन बोधा यह स्वीकारते हैं कि एक और ईश्वर और प्रकृति के कानून और दूसरे प्रथागत कानून से संप्रभु, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसमें है जो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। जीन बोधा यह स्वीकारते हैं कि एक और ईश्वर और प्रकृति के कानून और दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति सीमित होगी, ये भी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस विद्वान ने आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण विकसित किया जिसका उद्देश्य भाषाई विश्लेषण को शक्ति और राजनीति के विश्लेषण के साथ संतुलित करना है। तो ये जगह नॉर्मन फेयरक्लॉग यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इक्विलिब्रिटी का विचार प्रस्तुत किया। तो इक्विलिब्रिटी का विचार किसने, इटन बेलिवार। अगला है, निम्नलिखित में से किस सदस्य ने भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद पर चर्चा के दौरान ये संशोधन प्रस्तुत किया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के साथ ही एवं उसी तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था KT शाह ने। किन्होंने कहा था, KT शाह ने ऐसा कहा
कि भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद पर चर्चा के दौरान ये संशोधन प्रस्तुत किया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है जो राष्ट्रपति के साथ ही उसी तरीके से किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा के.टी. शाह। अगला है जब सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति से किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर उसके पद से हटाने की जांच करने के लिए संदर्भ प्राप्त होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए जांच की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई? तो ये की गई है 145(1) के तहत। 145(1) के तहत है जो इसकी ये प्रक्रिया दी गई। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने शक्ति का आधार पराक्रम माना? तो शक्ति का आधार पराक्रम किसने माना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोबई। कौन माना? रोबई। हालांकि इसका क्वेश्चन डाउट है थोड़ा सा मित्रों, इसको अपन देखेंगे बाद में, लेकिन आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की उसमें रोबई बताया गया है। अगला देखते हैं अपन, शब्दावली संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में अंतःस्थापित किया गया? तो ये 7वें संविधान संशोधन। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या भाग में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत यानी कि संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की बात होती है? तो ये ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा कहा गया है, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3 अनुच्छेद 279 भाग 6 का अध्याय 5 और अनुच्छेद 162, ये तीनों बताए गए। तो इस प्रकार से इसमें जो कितना ये 3 जो है दिए गए यहाँ पे 279(1) और भाग 6 का अध्याय 5 और अनुच्छेद 162, इन तीनों में जो संविधान संशोधन के बारे में दिया गया। अगला देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(a) द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य नहीं बतलाया गया? तो आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है कर्तव्य, यहाँ पे 3 नंबर, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान, ऐसा कोई इसमें उल्लेख नहीं किया गया 51(a) के अंतर्गत। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान और संविधान और उसके आदर्शों के प्रति सम्मान, ये तीनों दिए गए, लेकिन राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान इसमें नहीं दिया गया है मूल कर्तव्य के अंतर्गत। अगला देखते हैं, राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को, तो इसमें सही आंसर बताना। आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के अंतर्गत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे नगर पालिका के लिए 243(ज), यहाँ अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर 243(I), ये आई जो कि है ये नगर पालिका के नहीं है, ये ग्रामीण श्वसन के लिए दिए गए हैं, स्थानीय जो श्वसन है ग्रामीण उनके लिए ये 243(I) है। और वित्त आयोग इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। और वित्त आयोग राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें करता है और राज्य सरकार इन सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं, संसद के समक्ष नहीं, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से ये दोनों कथन है जो असत्य हो जाएंगे। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें अपने को सही नहीं बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा केवल लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता नहीं, केवल लोकसभा का नहीं, बारी बारी किया जाता है इसमें। एक बार जो कि लोकसभा महासचिव, एक बार राज्यसभा महासचिव, इस प्रकार से इसका है जो ये रिटर्निंग ऑफिसर है वो नियुक्त किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के लिए मत गुलाबी रंग के होंगे नहीं, ये गुलाबी रंग के राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए होते हैं, संसद के सदस्यों के लिए नहीं होते हैं। संसद के सदस्यों के लिए तो होते हैं हरे जो मतपत्र हैं वो होते हैं हरे, संसद के दोनों सदनों। और निर्वाचकों को अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने या न देने की स्वतंत्रता है, इसलिए राजनीतिक दल कोई दिशा निर्देश या व्हिप जारी नहीं कर सकते। तो ये सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें अपने को क्या बताया गया, सही नहीं बताना है। तो ये और ये यानी कि इसमें 2 सही नहीं है, बाकी ये तीसरा नंबर वाला ये सही है। अगला देखते हैं अपन, कितना बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया, ये इतना डीप क्वेश्चन आरपीएससी पूछने लग गए हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे अपने को बताना है कि कब कब कौन सा क्या हुआ था। यहाँ पर एक जो भारत की विदेश नीति उसके बारे में बताया गया। अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ था? 1900, ये देख सकते हैं आप 1955। और पंचशील घोषणा कब हुई थी? पंचशील घोषणा हुई थी आपके
नहीं, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण है वो हुआ था आपके 1974 में। और पंचशील घोषणा है जो ये होती है आपके 1954। 3 का यहाँ पे आप देख सकते हैं, डी का 1, 1 का डी, 2 का ए और 3 का सी, यानी कि पंचशील घोषणा ये 1954। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो विदेश मंत्री के रूप में चीन की यात्रा है वो कौन सी हो जाएगी, कब गई थी, ये हो जाएगी 1979। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये अफ्रो एशियाई सम्मेलन है वो हुआ था 1955 में। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। पंचशील घोषणा कब हुई थी, 1954 में। और अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश मंत्री के रूप में चीन की यात्रा है ये हो जाएगी 1979। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर। और ये आप देख सकते हो पंचशील की जो घोषणा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बार बार क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं चीन के जो है चाउ एन लाई और भारत के जवाहरलाल नेहरू के बीच भी ये समझौता होता, जो गुटनिरपेक्ष की जो नीति है उसके अंतर्गत। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव राजकीय यात्रा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये जो 2025 में है उस समय का जो करंट का आप देख सकते हैं क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे 4 नंबर यानी कि 1, 2, 3 सही है। यहाँ पे 4 एक कथन सही दिए गए। मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के विचारत विषय पर हस्ताक्षर किए गए, ये भी सही है। मालदीव में यूपीआई के उपयोग पर भारत के एनसीपीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण नेटवर्क टू नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, दोनों सही है। ये तीनों कथन है जो सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों और उनके मुख्यालयों के संबंध में बताना है अपने को। मुख्यालय कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है ये बताना है अपने को। तो इसका आप देख सकते हैं, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन वाशिंगटन, ये इसमें पहला ही गलत हो जाएगा। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम, ये सही हो जाएगा। लेकिन जो खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO का जो है मुख्यालय वो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये शायद अभी मैं आपको देख के बताऊंगा। अगला है, ये जो युद्धाभ्यास हुए थे उनके बारे में दिए गए आप देख सकते हैं। एक तरफ सैन्य अभ्यास और एक तरफ देश। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे 3, 1, 4, 2, यानी कि आप देख सकते हैं स्लाइनेक्स हुआ था आपके भारत और श्रीलंका के बीच। और हैंड इन हैंड ये हुआ था आपके भारत और चीन के मध्य। एक्वरिन हुआ था आपके भारत मालदीव के मध्य। और लामिती हुआ था भारत सेशल्स के मध्य। ये जो क्वेश्चन है ये भी युद्धाभ्यास या करंट से संबंधित माना जा सकता है। हालांकि ये पहले हुए थे युद्धाभ्यास, काफ़ी समय से हो रहे हैं। तो ये स्लाइनेक्स है ये भारत श्रीलंका, हैंड इन हैंड ये चाइना भारत, और एक्वरिन का है ये भारत मालदीव के बीच में, और लामिती हो जाएगा आपका भारत सेशल्स। अगला देखते हैं अपन, किसने समाजशास्त्र को 2 प्रमुख भागों क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में विभाजित किया। तो ये किन्होंने किया था, कार्ल मानहिम ने किया था, कार्ल मानहिम। और अगला देखते हैं, रॉबर्ट बीरस्टेड ने अपने किस पुस्तक में समाजशास्त्र की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया। तो रॉबर्ट बीरस्टेड की पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। कौन सी हो जाएगी, द सोशल ऑर्डर, रॉबर्ट बीरस्टेड की पुस्तक है। उसमें उन्होंने समाजशास्त्र की विशेषताओं को जो सूचीबद्ध है वो किया था। अगला देखते हैं, किसने कहा समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। तो ये किन्होंने कहा था, ये मैकाइरा पेज ने कहा था समाज के बारे में, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शांति सेना ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये कब किया था, ये 2012 में किया था, 2012। फटाफट अपन इसके आंसर देखते हैं मित्रों। अगर आप एक बार भी इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो याद होंगे, क्योंकि हालांकि आपको पता होगा पेपर तो आया हुआ है पिछली बार, तो पढ़ा तो होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो इतना तो अपने को याद होना ही चाहिए। क्योंकि जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हुए तो अपने को याद करने ही होते हैं। अगर बाकी कुछ याद नहीं होता है, लेकिन ये तो अपने को याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होते हैं। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और इस चैनल पर मैं सारे जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको मैं है जो यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, तो आप जुड़ सकते हैं। परिस्थितियों के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त और अर्जित की अवधारणाओं का उपयोग किसने किया। तो ये किया था आपके रॉल्फ लिंटन ने।
परिस्थिति के बारे में। अगला देखते हैं, ये समाजशास्त्र का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगी? ये आर डेहरेनडॉर्फ, ये नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं पी.ए. सोरोकिन, विल्फ्रेड पेरेटो और अल्फ्रेड टॉइनबी, ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आर डेहरेनडॉर्फ हैं ये सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते। ये तीनों जो सक्रिय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है मित्रों इन्हीं में से कि कौन है जो सक्रिय सिद्धांत के समर्थक नहीं है, कौन सक्रिय जो रेखीय सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, वर्ग चेतना की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो वर्ग चेतना से हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स। जहाँ भी वर्ग चेतना या वर्ग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है तो कार्ल मार्क्स ही इसका आंसर माना जाता है। अगला देखते हैं, जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आपके रिजले ने। किसने दिया था? रिजले ने है जो जाति का जो प्रजाति सिद्धांत है ये दिया था। होगार्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेनाट, होगार्ट और सेनाट है, इन्होंने दिया था धार्मिक सिद्धांत। नेस्फील्ड ने व्यावसायिक सिद्धांत और हटन ने है जो मानव सिद्धांत या आदि का सिद्धांत है जो दिया था, मानव सिद्धांत दिया था हटन ने। अगला देखते हैं, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साल्स एल्वुड, ये उद्ग्र समूह, ये पहला ही गलत हो जाएगा इसमें। ड्वाइट सैंडरसन ने प्रातिनिधिक समूह दिया, एसएफ गिडिंग्स ने जननिक समूह और लेस्टर वर्ड ने ऐच्छिक समूह। इस प्रकार से ये समूह के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तीनों सही है। ड्वाइट सैंडरसन ने प्रातिनिधिक समूह, एसएफ गिडिंग्स ने जननिक समूह और लेस्टर वर्ड ने ऐच्छिक समूह, ये दिया था। अगला देखते हैं अपन, टी.के. ओमन ने सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैर कल्याणकारी नहीं बताया था, पृथकतावादी, कल्याणवादी और आत्मसातकरणवादी। टी.के. ओमन ने जो सांप्रदायिकता के से है जो आयाम बताए थे। अगला देखते हैं, गिलिंस ने किस कारक को गरीबी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी सूचीबद्ध नहीं किया? तो ये जगह आपका बढ़ती जनसंख्या, ये नहीं बताया था। बाकी व्यक्ति की असमर्थता, प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं और धन का कुवितरण ये बताए थे, लेकिन बढ़ती जनसंख्या इन्होंने है जो गरीबी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी नहीं बताया था। अगला देखते हैं अपन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 1988 में, 1988 में है जो ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है वो लागू हुआ था। किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 1 दिसंबर। अगला देखते हैं, जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को और अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, ये किन्होंने कहा था? तो ये कहा था जी.एस. घुरी ने कहा था। जी.एस. घुरी ने कहा कि जो अंतर्जातीय विवाह है उसको और अधिक लोकप्रिय बनाना सही है। ठीक है। अगला देखते हैं, किस आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के चुकाने की व्यवस्था होती है? तो ये आप देख सकते हैं गृहस्थ आश्रम में ही होती है। गृहस्थ आश्रम में जो तीनों ऋण हैं उनको चुकाया जाता है। अगला देखते हैं, किसके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है? धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो ये किन्होंने कहा था? ये मेलोवस्की का कथन है, मेलिनोवस्की का कथन है। ये आप देख सकते हैं, धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। इतनी भी परिभाषा आ सकती है। और साथ में आप देख सकते धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है, ये इतनी भी आ सकती है। तो इस प्रकार से दोनों जो है इनको पूरी तरीके से याद करना है। तो ये किन्होंने कहा था? मेलोवस्की ने कहा था, मेलिनोवस्की। अगला देखते हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 है, तो इनको मिलान करना है। तो धर्म का हो जाएगा क्या? धर्म का हो जाएगा अपना नैतिकता, और अर्थ का हो जाएगा, अर्थ का क्या हो जाएगा? संपदा, संपदा ही होगा। और काम का हो जाएगा इच्छा, और मोक्ष का हो जाएगा मुक्ति। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या दिया गया? 3 नंबर दिए गए। आप कहीं भी अगर थोड़े बहुत गलती से कुछ गलत बता दिया जाए तो आप ये जो सामने दिए गए हैं इसके आधार पर ही उत्तर माना जाना चाहिए आपको। अगला देखते हैं, किस वर्ण को ट्वाइस बोर्न द्विज नहीं माना जाता है? तो द्विज वर्ण नहीं माना गया, तो किसको? शूद्र को है जो द्विज नहीं माना गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को है जो द्विज माना गया। अगला देखते हैं, किसने परिभाषित किया? परिवार बच्चों की उत्पत्ति या पालन पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप में निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। तो ये ऐसा किन्होंने कहा था? ये परिभाषा मैकाइवर पेज की है। जो इसमें बहुत सारी जो मैं तो देख सकते हैं आप समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रेज जो परिभाषा और जो क्या कहते हैं बुक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित सरकार के क्या और कैसे के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये किया था आपके क्या और कैसे से संबंधित मार्शल ई डेमोक ने किया था। किसने? मार्शल ई डेमोक ने जो सरकार के क्या और कैसे के रूप में परिभाषित किया था। अगला देखते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति के लोकस और फोकस के सिद्धांत की रचना किसने की? तो ये की थी आपकी रॉबर्ट टी गोलेम्ब्यूस्की ने है जो लोकस और फोकस के बारे में बताया था। अगला देखते हैं, ये किसने परिभाषित किया कि विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है? तो ये किन्होंने कहा था? ये बोगार्ट्स ने कहा था।
मित्रों जितना हो सके, जितना अपने को लास्ट समय में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखना है और उनको पूरी तरीके से जो एक बार सरसरी निगाहों से है जो देख लेना है, जिससे कि जो क्वेश्चन है कोई भी अगर अपने को नहीं आता है तो वो वापस से जो इसका रिवाइज कर देते हैं तो फटाफट इसको याद हो जाता है। अगला देखते हैं, प्रशासन का कार्य कार्यों को पूरा करना है, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपके लोक प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, इसके अंतर्गत ये दर्शाता है। लोक प्रशासन का कार्यों को पूरा करना है, ये निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। ये कथन लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। अगला है, मैक्स वेबर ने प्राधिकार के कितने प्रकार बताए? तो मैक्स वेबर ने जो 3 बताए थे। कितने? 3। और अगला देखते हैं, गैंगप्लॉन्ग की अवधारणा का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था हेनरी फेयल ने। गैंगप्लॉन्ग का सिद्धांत है जो हेनरी फेयल ने दिया था। POCCOC इस प्रकार से ये इन्होंने दिया था। जो गैंगप्लॉन्ग है उसमें 14 सिद्धांत बताए थे शायद। अगला देखते हैं, मिनोब्रुक सम्मेलन 3 के अनुसार सरकारी संस्थानों के बीच समन्वय की कमी को दूर करने के लिए कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी अंतर संचालनीयता। क्या की गई थी? अंतर संचालनीयता। अगला देखते हैं, फेयल द्वारा, ये वापस आ गए यहाँ पे, हेनरी फेयल ने जो दी गई प्रबंधकीय गतिविधियों के POCCOC में तीसरे C का पूर्ण रूप क्या? पोकक में आप देख सकते हैं, पोकक में है जो तीसरा जो C है, ये वाला C है, इसका क्या आंसर है? तो इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल। क्या हो जाएगा? कंट्रोल। तो ये जो POCC है, इनको अपने को पूरी तरीके से याद करना है। एक तो ये POCC और एक अपना जो बताया गया था लूथर बुले के द्वारा पोस्ट कोर्ब POSDCORB, इसको अपने को याद करना। तो पूरा है जो अपने को याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा की ERG विचारधारा किसने दी थी? तो ये दी थी आपके क्लेटन एल्डरफर ने। ठीक है, ERG सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था? तो ये दिया था आपके क्लेटन एल्डरफर ने दिया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्क एंड मोटिवेशन के ये वापस विक्टर ब्रूम आ गए यहाँ पे, विक्टर एस ब्रूम की पुस्तक है ये। अगला, निम्नलिखित में से नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें सभी हो जाएंगे, कार्य हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा, समय हो जाएगा, स्थान, ये सभी है जो नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। अगला देखते हैं, हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में से कौन सा चरण शामिल नहीं किया? तो कौन सा नहीं किया? तो आप देख सकते हैं ये शोध प्रक्रिया, ये नहीं किया था। आप देख सकते हैं बौद्धिक प्रक्रिया, अभिकल्प प्रक्रिया और सहन प्रक्रिया, ये आप देख सकते हैं तीनों तरीके से आप देख सकते हैं, ये इसका हो जाएगा IDC। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, डिजाइन प्रोसेस और चॉइस प्रोसेस। इस प्रकार से ये IDC के अंतर्गत आप देख सकते हैं, इजीली है जो याद हो सकता है। ये जो शोध प्रक्रिया है, रिसर्च प्रोसेस, ये इसके अंदर नहीं आता है। अगला देखते हैं, संसार के किस प्रतिभा ने पहली बार सौर की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो सौर की अवधारणा है जो सैनन और वीवर ने है जो दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक मुख्य क्षेत्र प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? यहाँ पे उच्च शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं है, बाकी रेलवे, डाक और तार, जीवन बीमा निगम इसके अंतर्गत थे। अगला देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा JB वॉटसन द्वारा प्रबंधन और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या हेतु बताए गए 7S में नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? 7S में नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ये सिलेक्शन, ये इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी रणनीति, शैली और कौशल इसके अंतर्गत आते हैं। JB वॉटसन के द्वारा प्रबंधन और नेतृत्व के मध्य जो अंतर की व्याख्या है वो 7S के माध्यम से बताई थी। अगला देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पर, कौन सा देखा था हमने ये, हाँ ये देखा था। और यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर का, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में E-गवर्नेंस की अवधारणात्मक संरचना तथा राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना के साथ साथ ज्ञान प्रबंधन का विवेचन किया? तो यह जगह अपना कौन सा प्रतिवेदन था? 11वां प्रतिवेदन। कौन सा? 11वां प्रतिवेदन। अगला देखते हैं, RTI अधिनियम की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है? तो ये बनाती है आपकी धारा 4(1)(b। धारा 4(1)(b इसमें है जो क्या बताया गया है? सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है, ये धारा 4(1)(b के अंतर्गत। अगला देखते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी? तो कौन सी थी? ये थी आपके नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्या पर रिपोर्ट। इस पर है जो ये
लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला देखते हैं अपन, लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? तो ये की गई थी आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अंतर्गत। आप देख सकते हैं जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उनमें से कितने क्वेश्चन आ गए? 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं, रित नहीं है। रित क्या नहीं है? हमने कौन सा देखा था? हाँ, ये वाला देख लिया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार है। अगला रित नहीं है, तो रित कौन सा नहीं है? क्या नहीं है रित? रित वैधानिक नियम नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं शाश्वत नियम है, सार्वभौम नियम है, अलंघनीय नियम है, लेकिन वैधानिक नियम नहीं है कि कोई कानूनी नियम ये नहीं है। रित शाश्वत है, सार्वभौम है और अलंघनीय है। ये रित के बारे में ऐसी दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। अगला, ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार क्या है ऋण? ऋण क्या है? तो ऋण है जो ऋण निश्चित कर्तव्य लागू करते हैं। क्या? ऋण निश्चित कर्तव्य लागू करते हैं। अगला देखते हैं, अपर ब्रह्म है। तो अपर ब्रह्म क्या है? अपर ब्रह्म सविशेष है। क्या है? सविशेष है अपर ब्रह्म। अगला, गीता के निष्काम कर्म से अभिप्राय है। तो गीता के निष्काम कर्म का अर्थ हो जाएगा कर्म फल की इच्छा की त्याग। कर्म फल की इच्छा का त्याग करना ही है जो निष्काम कर्म माना जाता है। अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक नासदी सूक्त मिलता है। तो नासदी सूक्त किसमें मिलता है? वेदों में मिलता है। नासदी सूक्त है जो ऋग्वेद में मिलता है। आप देख सकते हैं ऋग्वेद के 10वें नासदी सूक्त। अगला है, निर्वाण प्राप्ति में बौद्धों के अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं भक्ति नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं प्रज्ञा, शील और समाधि, ये इसके अंतर्गत आते हैं बौद्धों के अष्टांगिक मार्ग में, प्रज्ञा, शील, समाधि। अगला देखते हैं, गांधी दर्शन के बारे में क्या सही है? तो गांधी दर्शन के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? गांधी जी ने भारतीय चिंतन में सत्य की अवधारणा का परिचय दिया और केवल गांधी ही अहिंसा का व्यवहार करते थे। अहिंसा सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है। ये गलत, ये सही हो जाएगा इसमें। अहिंसा सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है। ईश्वर सत्य है, अतः नास्तिक हिंसक साधन अपना सकता है नहीं। इसका राइट आंसर 3 नंबर ही होगा। अगला है, सुकरात की पद्धति मुख्यतः निर्भर करती है। तो सुकरात की पद्धति है जो किस पर निर्भर करती है? द्वंद्वात्मक प्रश्न प्रणाली पर। द्वंद्वात्मक प्रश्न प्रणाली पर है जो सुकरात की जो वार्तालाप विधि है वो निर्भर करती है, द्वंद्वात्मक प्रश्न प्रणाली। अगला देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये आश्रव कहते हैं। और जो नष्ट होता है वो निर्जरा हो जाएंगे, मुक्ति आगम ये तो हो जाएंगे अलग से। अगला देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने सुख कलन सिद्धांत दिया था? तो सुख कलन का सिद्धांत बेंथम ने दिया था। अगला देखते हैं, गुणात्मक उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे जे.एस. मिल। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मानते हैं जे.एस. मिल, हालांकि और जो सुखवादी कलन है ये बेंथम हो जाएगा और कांट जो कि कर्तव्य इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, कांट के अनुसार निम्न में से कौन सी नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है? तो कांट के अनुसार नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है मनुष्य की भावनात्मक प्रवृत्ति, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी। जो नैतिकता की पूर्व मान्यता कौन कौन सी है? तो ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता और संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व, ये जो कांट की नैतिकता की जो पूर्व मान्यता है उसके अंतर्गत आते हैं। ये जो मनुष्य की भावनात्मक प्रवृत्ति ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी। अगला देखते हैं, संकल्प की स्वतंत्रता। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। संकल्प की स्वतंत्रता इससे असंगत है। तो किससे असंगत है? भाग्यवाद इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी कर्म करने की क्षमता, समता, ज्ञान और उद्देश्य, विकल्पों की उपस्थिति, ये इसके अंतर्गत आते हैं संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ये जो भाग्यवाद है ये इसमें नहीं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन संधि विधि से संबंधित है? तो संधि विधि किसने दी थी? देकार्ते ने। संधि विधि देकार्ते ने दी थी। अगला देखते हैं अपन, ये थोड़ा सा बौद्धिक दायी क्रम संबंधित हैं। बौद्धिक दायी क्रम किससे संबंधित है? तो ये सुकरात से संबंधित हो जाएंगे। अगला देखते हैं, सभी मनुष्यों के नित्य निष्क्रिय असल अपरिवर्तनीय आत्मा है। तो क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए सामाजिक विज्ञान प्रकृति के बारे में 2 कथन दिए गए। तो ये आप देख सकते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय कई सामाजिक विज्ञानों से अपनी विषय वस्तु लेता है, बिल्कुल सही लेता है। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उनके संबंध और उनके पर्यावरण से संबंधित हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हो जाएंगे इसमें। अगला देखते हैं, दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसमें है अपराधी को और अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से हतोत्साहित करना। क्या करना? हतोत्साहित करना ही दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये अपराधी को सुधारना ये इसके अंतर्गत नहीं है, प्रतिरोधात्मक नहीं आता। दंड के 3 सिद्धांत बताए थे यहाँ पे, प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक और एक और है। अगला देखते हैं अपन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय में सहसंबंध के महत्व के बारे में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा अपना कौन सा सही नहीं है? ज्ञान के विखंडन का बोध कराता है ये नहीं, विखंडन का नहीं कराता। तथ्यों को समझना आसान होता है, ये पाठ्यक्रम के भार को कम करता है, यह ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है, लेकिन विखंडन को बोध कराता है ये नहीं होगा। अगला देखते हैं अपन, यदि एक शिक्षक उपभोक्ता जागरूकता विषय को अर्थशास्त्र, गणित और भाषा के उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाता है तो वह सहसंबंध का कौन सा उपगम लागू कर रहा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अंतर विषयक उपागम। क्या हो जाएगा? अंतर विषयक उपागम, जो कि अर्थशास्त्र, गणित और भाषा की अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाते हैं। अगला देखते हैं अपन, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है, तो ये हो जाएगा आपका संगठन। क्या हो जाएगा? संगठन इसके अंतर्गत आ जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपिंग हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। अगला देखते हैं अपन, तो 20 ब्लूम ने इससे बताए थे, जो शिक्षण के जो अधिगम के है वो बताए थे ब्लूम ने वर्गीकरण में, उद्देश्य बताए थे सर। अगला देखते हैं अपन, बार बार ये प्रॉब्लम आ रही, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक लाभ नहीं है? तो समस्या समाधान का एक लाभ कौन सा नहीं है? देखिए मित्रों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, और एक बार अपने को सारे क्वेश्चन है वो रिवाइज अगर कर देंगे तो जो जितना अपन पढ़े हुए हैं तो उनको है जो एक बार रिकॉल हो जाता है, तो इसमें माइंड में जो एक स्थिरता है वो बनी रहती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक लाभ नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपके, ये आलोचनात्मक निर्णय शक्ति विकसित करती है, बिल्कुल करती है। इसमें बहुत अधिक संदर्भ सामग्री, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा विभिन्न प्रकार के केंद्रों की आवश्यकता होती नहीं, बहुत अधिक नहीं होती। इसमें विद्यार्थियों में पहल एवं जिम्मेदारी की विकसित होती है, और इसमें विद्यार्थियों में खुले मन एवं सहनशीलता के गुण विकसित होते हैं, ये भी सही है। मित्रों, जो शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है इनको अगर आप मेंटली तौर पर अगर देखा जाए तो एक सकारात्मक दृष्टि से उनके आंसर निकालेंगे तो अपने आप ये जो आंसर है वो निकल जाते हैं। अगला देखते हैं अपन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के विभिन्न रूपों में से औपचारिक वर्ग योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें औपचारिक जो विशेषता है वो नहीं है औपचारिक वर्ग की, तो इसमें हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इस वर्ग में विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के अपने विचार और सुझाव स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, ये पहला ही गलत हो जाएगा इसमें। बाकी इसके अंतर्गत कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती, विद्यार्थी निर्धारित समस्याओं पर चर्चा करते हैं और विद्यार्थी निश्चित नियमों के अनुरूप कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसमें विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के अपने विचार और सुझाव स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता इसमें औपचारिक वर्ग के अंतर्गत, क्योंकि इसमें शिक्षक की भूमिका होती है। अगला देखते हैं अपन, कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें मित्रों थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूज हो गया मैं खुद। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने को बताना विशेषताएं नहीं है, इसका जो है कौन से कूट सही है इस प्रकार से इसका राइट आंसर बताना है, तो इसमें ए और बी सही, ए और बी सही है, यहाँ पे बताना है ए और बी, ये इसमें सही नहीं। बाकी इसके अंदर कोई व्यवस्थित योजना नहीं है, नहीं क्यों नहीं होती भाई, योजना तो होती है व्यवस्थित योजना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़, ये आप देख सकते हैं ये राइट सामने किया, इस वजह से मैं भी भ्रम पड़ गया। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती, क्योंकि योजना तो होती है भाई, इसमें स्वतंत्र विषय के रूप में है जो व्यक्त कर सकते हैं, नहीं इसमें शिक्षक भूमिका होती है। और इसमें ये आप देख सकते हैं ये वाला दोनों सही है और ये वाला गलत हो जाएगा, इस प्रकार अपने को जो सही नहीं है वो बताना है, तो इसमें ये हो जाएगा ये और ये सही नहीं है। अगला देखना है अपने को, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सही है? तो इसमें सही बताना है अपने को। स्तर क्षेत्र प्रदर्शित वस्तु से अधिक प्रभावी होता है, नहीं। प्रदर्शनशाल चित्र से कम प्रभावी है, ये भी नहीं। और अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी है, ये सही है, इसमें ये सही हो जाएगा। अवास्तविक अनुभव है वो नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी है। अगला देखते हैं, एक अध्यापक सरकारी निकायों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है, उसे अनुदेशन सहायक सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से साठ के कौन से प्रकार का उपयोग करना चाहिए? तो ये संगठनात्मक, कौन सा हो जाएगा? संगठनात्मक, क्योंकि आप देख सकते आंतरिक संरचना को सरकारी निकायों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है, उसे अनुदेशन सहायक सामग्री, तो इसमें बना रहा है, तो ये संगठनात्मक हो जाएगा। क्या? संगठनात्मक। अगला देखते हैं अपन, जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है तो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक स्वयं पर सूची बनाता जाता है और फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। तो इस केस में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदूषण नियंत्रण को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली ये विधि कौन सी हो जाएगी?
तो ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि हो जाएगी। कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये इतना बड़ा कोई क्वेश्चन कैसे पढ़ पाता है एक स्टूडेंट्स, अगर एक अभ्यर्थी जो कि एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत होता है, एग्ज़ाम हॉल में होता है, तो बहुत प्रेशर होता है उस समय। अगर हालांकि बाहर होते हैं तो उस समय भी अपने को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लेकिन अंदर तो एक जो कितना माहौल होता है वो आप सब समझते हैं। अगला देखते हैं, इसका मस्तिष्क उद्वेलन हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षक में मानवीय गुणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है यहाँ पे? विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय समझ और विश्व बंधुता की समझ विकसित करने में सहायता करने के लिए ये हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्रियों को उनके उद्देश्य से मिलान करना है। शिक्षण सहायक सामग्रियों को मिलान करना है अपने को। यहाँ पे 2 3 4 1, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब हो जाएगा। यहाँ पे भूमि के भागों को उचित स्थिति में दर्शाना, ग्लोब के अंतर्गत अपन दर्शा सकते हैं। और प्रतिमान क्या हो जाएगा? प्रतिमान हो जाएगा बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में दर्शाना, प्रतिमान हो जाएगा। वर्त आरेख क्या हो जाएगा? वर्त आरेख हो जाएगा आपका यहाँ पे संपूर्ण वस्तु के घटक भाग को दर्शाना। और कालानुक्रमिक चार्ट हो जाएगा घटनाओं के साथ समय का संबंध दर्शाना, ये हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं अपन, अगला है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के द्वारा किस कथन की अनुशंसा नहीं की गई? यहाँ पे कितना क्वेश्चन बड़ा है यहाँ पे। तो अपने को सीधा ये देख सकते हैं आप, विश्व इतिहास के स्थान पर भारत के ही समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, भारत के क्यों नहीं, भारत का क्यों, सभी का बढ़ाना है अपने को, तब जाके ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक सकारात्मक आधार पर अगर अपन सोचते हैं तो भी इसका आंसर ये होगा। अगला देखते हैं, फिर ये हो जाएगा विद्यार्थी में राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ बनाने के प्रयास किए जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक परख विकसित करने हेतु भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान में भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सभी है जो एक सकारात्मक, लेकिन ये आप देख सकते हैं अलग ही है, तो इसका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का घटक नहीं है? तो इकाई योजना का घटक कौन सा नहीं है? तो प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करना, ये इसका घटक नहीं। बाकी उप इकाइयों का विभाजन, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षण विधियों एवं सामग्री संबंधी निर्णय, ये इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या भूतकाल और वर्तमान के साथ सह संबंधित होनी चाहिए और बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने में समर्थ बनाएगी। पाठ्यचर्या निर्माण का ये सिद्धांत प्रत्येक से निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका एकीकरण से, समाकलन से हो जाएगा। इसमें पूरा जो समाकलन किया जा रहा है। अगला देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना की हार्वर्ड जो पंचपदी है प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग, ये नहीं। बाकी आप देख सकते प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, ये इसके अंदर आते हैं, लेकिन जो रिपोर्टिंग है वो इसके अंतर्गत नहीं आते। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यभिज्ञान, ये प्रत्यभिज्ञान इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी अनुवाद प्रश्न, व्याख्या प्रश्न और उल्लेख प्रश्न, ये इसके अंतर्गत, एक्स्ट्रापोलेशन, ये इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रत्यभिज्ञान प्रश्न है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। कौन से प्रकार का प्रश्न है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयोग नहीं, अवबोध के अंतर्गत आप देख सकते प्रत्यभिज्ञान नहीं होता। अगला देखते हैं अपन, कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है? इकाई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, सी और डी, ये सत्य नहीं है। आप देख सकते एक क्या दिए गए हैं, यह व्यवहारवाद के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं, अपने को सही नहीं है बताना है। तो स्किनर की धारणा है कि यदि विषय वस्तु समग्र रूप से प्रदान की जाती है तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, ये नहीं है। पाठ योजना का इकाई योजना का आधार बनती है, ये भी नहीं, इस प्रकार से ये नहीं। बाकी इकाई के भीतर अवधारणा एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ये होती है, ये सही नहीं सारे। अगला देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन अभिकल्प में नीलपत्र यानी कि ब्लूप्रिंट अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? तो ब्लूप्रिंट का कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक प्रश्न को शिक्षण उद्देश्यों और विषय वस्तु से जोड़ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, परीक्षण पदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परीक्षण पदों के विषय में विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निम्नात्मक प्रकार के प्रश्नों में कठिन है, ये इसका यही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में अंकन प्रक्रिया मूल्यांकनकर्ता द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है। अपने को सही बताना है तो ये सही हो जाएगा इसका। पदों के बारे में, निम्नात्मक प्रकार के परीक्षणों में वैधता गुणांक का अनुमान सरलता से लगाया जाता है।
निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण आसानी से मानकीकृत किए जा सकते हैं। तो ये सही नहीं, बाकी ये आप देख सकते हैं ये सही है परीक्षण पद के लिए। अगला देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भावात्मक के लिए आप देख सकते हैं ये प्रायोगिक परीक्षा इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी अभिरुचि, इन्वेंट्री, अभिवर्ती मापनी और अवलोकन प्रविधि इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रायोगिक परीक्षा है जो ये मूल्यांकन प्रविधि के जो भावात्मक उद्देश्य वो नहीं है। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये वापस दर्शन, वैदिक धर्म का केंद्र प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। वैदिक धर्म में बहुदेववाद एवं एक देववाद का विचार मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वरुण नैतिकता का पोषक है और पुरंदर ऋग्वैदिक देवता नहीं है। ये एसटी के क्वेश्चन है मित्रों। ये आप देख सकते हैं, पुरंदर ऋग्वैदिक देवता क्यों नहीं है, ऋग्वैदिक देवता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ये हो जाएगा। मित्रों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं जो सभी क्वेश्चन हैं एसएसटी के जो पेपर हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा जो तथ्य है वो असत्य है। अपने को असत्य बताना है। तो गौतम बुद्ध को संबोधि में प्रत्युत्तर समुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान हुआ, ये सही है। प्रत्युत्तर समुत्पाद एक वस्तु के उत्पन्न होने के कारण के बारे में बताना प्रत्युत्तर समुत्पाद होता है। और महात्मा बुद्ध उर्वेला से सर्वप्रथम ऋषिपतन आए थे और धर्म चक्र परिवर्तन ब्राह्मण सन्यासियों को दिए गए उपदेश को कहा जाता है, ये भी सही है। बाकी ये जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उर्वेला में प्रथम बार दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित उपदेश दिया, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव किस पुरातत्व से प्राप्त हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री कौन था। तो अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, राधा गुप्त। इसी से जो अशोक का जो है वो दीक्षित हुआ था। अगला देखते हैं, अमरावती स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को सुनिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, स्तूप में आयक स्तंभ लगाए गए थे, ये लगाए गए थे, बिल्कुल सही आयक स्तंभ। और स्तूप का गुंबद है वो संगमरमर से अलंकार था, ये भी सही। इस प्रकार से ये दोनों सत्य। अगला देखते हैं अपन, निम्न में से वराहमिहि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ जातक स्कंद में नहीं है। तो यहाँ पे बृहत संहिता इसमें नहीं है। क्या बृहत संहिता इसमें नहीं है। बाकी बृहत जातक, बृहद विवाह पटल और बृहद यात्रा ये इसमें ग्रंथ है, लेकिन बृहत संहिता इसमें नहीं है। रचित कौन सा ग्रंथ जातक स्कंद में नहीं है, तो बृहत संहिता ये जातक में नहीं है। अगला देखते हैं, जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता का प्रदर्शित करने वाला कौन सा सिद्धांत है। तो ये जगह स्यादवाद। कौन सा जगह, स्यादवाद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गलत युग्म का चयन करना है, अपने को गलत बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काबुली बाग पानीपत में है, बिल्कुल सही है। तुर्की सुल्ताना जो महल है ये फतेहपुर सीकरी में है, ये भी सही है। नगीना मस्जिद ये आगरा के किले में है, ये भी सही है। नौलखा महल इलाहाबाद, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में शिवाजी की उपलब्धियों का उनके संबंधित वर्षों से मिलान करें। शिवाजी की जो उपलब्धि है उनको अपने को मिलान करना। बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मित्रों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सूरत की दूसरी लूट। सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी, ये अक्टूबर 1670 में ही लूट हुई थी सूरत की दूसरी। पहली हुई थी 1664 में। कब हुई थी, 1664। लेकिन जो पहली जो दूसरी है वो अक्टूबर 1670 में। अगला है, पन्हाला पर अधिकार। पन्हाला पर अधिकार कब हुआ था, पन्हाला पर अधिकार हुआ था आपका यहाँ पे मार्च 1673। और शिवाजी का पोंडा का समर्पण ये कब हुआ था, ये हुआ था ये 1675 में पोंडा का समर्पण। और सतारा की विजय हुई थी, ये हुई थी आपकी नवंबर 1675 में सतारा की विजय। इस प्रकार से ये शिवाजी के बारे में क्वेश्चन था। मिलान आप देख सकते हैं, सूरत की दूसरी लूट 1670, पन्हाला पर 1673, शिवाजी को पोंडा का समर्पण 1675 और सतारा की विजय नवंबर 1675। अगला देखते हैं अपन, चैतन्य के जीवन एवं दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने वाले चैतन्य चरितामृत काव्य के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएंगे कर्णपूरक। इन्होंने कर्णपूरक को माना है ये चैतन्य चरितामृत के बारे में। अगला देखते हैं अपन, कांग्रेस ने प्रथम बार स्वशासन की मांग को अपने प्रस्ताव में किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया। तो ये किया था आपके 1906 कलकत्ता का जो अधिवेशन 1906 में हुआ था, उसमें प्रथम बार है जो स्वशासन की मांग को इसमें अधिवेशन में रखा था, प्रस्तुत किया था।
अगला है निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं था असहयोग आंदोलन का, तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं। कोर्ट का बहिष्कार ये भी था, विदेशी कपड़ों एवं वस्तुओं का बहिष्कार ये था, और नमक कर के भुगतान ये नहीं होगा, नमक कर के भुगतान का बहिष्कार इसमें नहीं था। नमक कर जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय था। सरकारी स्कूलों का बहिष्कार ये भी था। अगला देखते हैं 1857 की क्रांति में अवध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य असत्य है। तो अवध के बारे में कौन सा तथ्य असत्य है ये बताना है अपने को। तो इसमें हो जाएगा अपन देख सकते हैं, जो लखनऊ स्थित सेनेट के युद्ध में अंग्रेज विद्रोहियों से पराजित हुए थे, लखनऊ रेजिडेंसी के निकट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी, और नवंबर 1857 भारत में कंपनी सेना का मुख्य सेनापति जेम्स आउटरम को बनाया गया, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी कानपुर से लखनऊ आई अंग्रेज सेना के हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी, हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। कानपुर से जब लखनऊ अंग्रेज सेना आई थी उस समय हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल की और अंततः सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे आपके जतेंद्र दास। अगला है, निम्न में से सटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित थे। तो सटगांव आर्मरी रेड से महिला में कौन थे, आप देख सकते हैं, प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त, ये थे दोनों महिलाएं इसमें शामिल थी। अगला देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को, और इसमें जो सत्य कथन है वो बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। नमक कर पर ब्रिटिश एकाधिकार को विरोध करना था। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, और ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, और पूंजीपति वर्ग और उद्योगपति जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, ये इसमें गलत हो जाए क्योंकि शामिल हुए थे। अगला देखते हैं अपन, अमेरिका में बोस्टन हत्याकांड में से किस अधिनियम के विरुद्ध प्रदर्शन के तौर पर गठित हुआ। तो ये था आपके टाउनशेंड अधिनियम के विरुद्ध में है, जो ये जो बोस्टन हत्याकांड है वो होता। अगला देखते हैं, निम्न में से किसके नेतृत्व में मार्च 1917 में रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। तो ये की थी आपके जॉर्जी लवोव के नेतृत्व में, मार्च 1917 में जो अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी जॉर्जी लवोव के। अगला देखते हैं, नक्षत्र दिवस में लगने वाला समय कितना हो जाएगा। तो ये जगह नक्षत्र दिवस में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये नक्षत्र दिवस में हो जाएगा। और जो सौर दिवस होता है एक, उसमें सौर दिवस में पूरे 24 घंटे लगते हैं, कितने 24 घंटे, और इसमें आप देख सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड नक्षत्र दिवस के बारे में। ये भूगोल की क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ये यहाँ पे बताना है कौन सा सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1942 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की। नहीं, 42 नहीं, यहाँ पे 1943 में हो जाएगा, यहाँ पे 1943 में है जो ये होता है। और सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना ने मोइरिंग में तिरंगा झंडा फहराया, ये सही, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। मोइरिंग में तिरंगा झंडा फहराया था, ये सही है, लेकिन 1 नंबर इसका गलत हो जाएगा क्योंकि 1943 में है जो अस्थायी सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखते हैं, भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी सही है, कौन सी सही सम्मिलित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी के सभी है जो सही सम्मिलित है। क्यों, पी और एस तरंगे ये सर्वाधिक गति होती है, पी और एस तरंगे गति है वो सर्वाधिक होती है। पी स्टार और एस स्टार की तरंगे है जो ये मध्यम गति की होती है, और पी जी और एस जी ये निम्नतम गति होती है। आप देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन को याद करना बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। निम्नतम गति हो जाएगी आपकी पी जी और एस जी, और पी स्टार और एस स्टार की मध्यम गति, और पी और एस की सर्वाधिक गति हो जाएगी। अगला देखते हैं अपन, सही और उत्तर का चयन कीजिए, सही को बताना अपने को। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, ए सी डी सही बताएगा, यानी कि भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 20 पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, तो ये सबसे लंबी हो जाएगी। सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती हैं। इन्होंने क्या माना आंसर को, ए सी डी माना है, ए सी डी। तो सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां नहीं, दोनों नहीं होती भाई, ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके मध्य की जो दूरी है वो तो होती है क्या, इसके मध्य की दूरी है वो तो होती है ज़्यादा, और जो इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाती, घटती जाती, ये इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा।
अक्षांश देशांतरों को समकोण पर काटते हैं, बिल्कुल सही, ये अक्षांश देशांतरों को समकोण पर काटते हैं ऐसे, इस प्रकार से। तो 66.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है वो अंटार्कटिक की वर्त है, बिल्कुल सही। यहाँ पे नीचे वाला जो 66.5 डिग्री है वो अंटार्कटिक है, ऊपर वाला हो जाएगा आर्कटिक, इस प्रकार से हो जाएगा इसका राइट आंसर ACD हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन यहाँ पे किलिमंजारो किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो किलिमंजारो हो जाएगा प्रसुप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रसुप्त हो जाएगा किलिमंजारो। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा वॉन एलन विकिरण पेटी पाई जाती हैं, तो वॉन एलन जो विकिरण पेटी हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती है बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल में, ये पाई जाती हैं वॉन एलन पेटी। अगला देखते हैं मध्य महासागरीय कटक की निम्नलिखित चुंबकीय पट्टियों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में है जो व्यवस्थित करना है। तो इसको जो इनकी जो क्या कहते हैं बीच की जो कटक है उनको किस तरीके से है जो पहले कौन सी बनी फिर कौन सी, इस प्रकार से कालानुक्रमिक है जो बताना अपने को। तो इसका राइट आंसर DACB माना गया, क्या माना गया, DACB, यानी कि सबसे पहले गिलबर्ट, फिर हो जाएगा अपना गॉस, ठीक है, गिलबर्ट गॉस, और फिर हो जाएगा माटुयामा, और फिर हो जाएगा 4 नंबर ब्रुन्स, यानी कि गिलबर्ट गॉस माटुयामा ब्रुन्स, ठीक है, गिलबर्ट गॉस माटुयामा ब्रुन्स। ये वापस एग्जाम पूछी जा सकती है मित्रों, गिलबर्ट गॉस ब्रुन्स माटुयामा, नहीं, गिलबर्ट गॉस माटुयामा ब्रुन्स, इस प्रकार से है ना, DACB, हाँ बिल्कुल सही। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन है अगला, बर्फ के उन छोटे छोटे कणों को जो पिघलते हैं तथा नीचे जाते समय पुनः जम जाते हैं हेतु प्रयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अपना सहिमवृष्टि, क्या हो जाएगा, सहिमवृष्टि। अगला देखते हैं कौन से कारक गल्फ स्ट्रीम को कैप हैट्रस के पास पूर्व की ओर धकेल देता है, तो ये कौन धकेल देता है, तो ये हो जाएगा इसका पछुआ पवनें होती हैं एक तो, और एक होती है अपने पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कोरियोलिस बदल उत्पन्न होता है उसके कारण, और पछुआ पवनों के कारण है जो गल्फ स्ट्रीम को कैप हैट्रस के पास पूर्व की ओर धकेल देता है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन पानी का उत्सर्जन बल ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला देखते हैं अर्ध दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति का अंतराल होता है, तो अर्ध दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति का अंतराल कितना होता है, तो ये होता है आपके 12 घंटे 26 मिनट, ये हो जाएगा अर्ध दैनिक, और दैनिक जो ज्वार है उसकी हो जाएगी 24 घंटे और 52 मिनट, अर्ध दैनिक में ये हो जाएगा और दैनिक में ये हो जाएगा, इस प्रकार से 12 घंटे 26 मिनट अर्ध दैनिक ज्वार। अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना अपने को, तो सही उत्तर कौन कौन से, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही करता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, बिल्कुल सही, ये भी मुड़ जाती है दाहिनी तरफ, और नीचे जो आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, और दक्षिण गोलार्ध में जो बाईं तरफ मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के समानुपाती बढ़ता है, बिल्कुल सही बढ़ता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की दिशा उतनी ही कम नहीं होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की दिशा उतनी ही है जो ज़्यादा विक्षेपित होगी, इस प्रकार से ये इसका A, B और C हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में है जो वर्षा की प्रवृत्ता सबसे कम पाई जाती है, तो वर्षा की सबसे कम प्रवृत्ता है जो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके नागालैंड तथा मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है, नागालैंड और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की जो प्रवृत्ता है वो सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर ज़्यादा होती है इसलिए। पश्चिमी राजस्थान में तो ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पे लद्दाख कोरमंडल यहाँ सब में है जो प्रवृत्ता है वो अधिक पाई जाती है। अगला देखते हैं, क्या क्वेश्चन, सबसे कम पाई, हाँ बिल्कुल सही, मैंने सॉरी गलत बोल दिया था, सबसे कम इधर ही पाई जाती है और सबसे ज़्यादा इन साइडों में है जो पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं होता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महानदी घाटी, यहाँ पे गन्ना उत्पादन नहीं होता। बाकी गंगा का मैदान है, सतलज गंगा का, और आंध्र प्रदेश का तटीय और कृष्णा घाटी वहाँ पर पाया जाता है, और महाराष्ट्र तमिलनाडु तक काली मिट्टी में यहाँ पर भी होता है। लेकिन जो महानदी घाटी है यहाँ पर जो गन्ना है वो नहीं होता। अगला, भारत में जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सही है उसको बारे में बताना है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल, बिल्कुल सही है, लद्दाख ठंडा मरुस्थल है यहाँ पे। और हरिकी दून और नालागढ़ दून सबसे बड़े दून है। इसका यहाँ पर क्या बताया गया है, ए और सी सही है, नहीं ये सबसे बड़े दून नहीं है। हरिकी दून और नालागढ़ दून ये सबसे बड़े नहीं। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में, हिमाचल में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में पाई जाती है फूलों की घाटी।
कंचनजंगा शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है। नहीं, कंचनजंगा ये अरुणाचल हिमालय में नहीं है ये। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला हो जाएगा शाहबाद उच्च भूमि में निम्न में से कौन सी भूआकृतियाँ पाई जाती हैं। तो शाहबाद उच्च भूमि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी रामगढ़ ये यहाँ पर पाई जाती है। डग गंगाधर उच्च भूमि ये नहीं, ये तो कहाँ पाई जाती है, ये झालावाड़ में पाई जाती है। शाहबाद उच्च भूमि 12 में पाई जाती है सिर्फ। और चांदवाड़ी के निकट सर्वोच्च चोटी 570 मीटर, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से इसका राइट आंसर केवल जो ए है ये सही हो जाएगा, केवल ए। अगला देखते हैं, कौन सी सहायक नदी साबरमती नदी में उसके दाएं किनारे से मिलती है। तो साबरमती के दाएं किनारे से कौन सी नदी मिलती है, तो ये सही जो नदी है ये साबरमती के दाएं किनारे से मिलती है। बाकी आप देख सकते हैं वाकल, हथमती, हारनव ये सभी है जो इसकी सहायक नदी हो जाएगी इसकी, जो कि आपके इसकी साबरमती की। इसको अगर आप देख सकते हैं हाथ में सेव मावा, इस प्रकार से अगर एक ट्रिक है उस आधार पर आप इसकी नदियों की है जो ट्रिक आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपन जो ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ पे कौन सा दिए गए हैं, 2 नंबर यहाँ पे, यानी कि इसका राइट आंसर अपने को बताना है, सुमेलित करना है इसको। दुर्गापुरा जो नहीं, विजयनगर जो स्टील है, विजयनगर स्टील ये हो जाएगा अपना कहाँ पे, विजयनगर कर्नाटक। विजाग हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, विजाग आंध्र प्रदेश। विजयनगर तो कर्नाटक और विजाग आंध्र प्रदेश। और दुर्गापुर हो जाएगा आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। और भिलाई हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन, निम्न में से किस जिले में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात न्यूनतम था। तो नगरीय लिंगानुपात है वो न्यूनतम किसका था, जैसलमेर का हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूंजी उपभोग भत्ता और राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है। पूंजी उपभोग भत्ता राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है, ये सही हो जाएगा। बाकी आप पूंजीगत लाभ राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता। पूंजीगत हानि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। और बाजार कीमत उत्पादन के साधनों के अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर ये हो जाएगा, पूंजीगत उपभोग भत्ता राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे फिर कौन सा सही बताया गया, तो इसमें हो जाएगा जो 1 नंबर है, ये आरक्षित मुद्रा जो M0 होती है उसमें प्रचलन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकर जमाएं प्लस RBI के पास जमाएं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को मुद्रा के बारे में सारे के सारे है जो याद होना चाहिए कि M1 के अंतर्गत कौन सी होती है, M2 के M3 में जो सर्वाधिक विस्तृत रूप होता है M3 मुद्रा का। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान का कैल्साइट खनन क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा कैल्साइट के लिए नहीं है, तो आप देख सकते हैं घेवरिया, चांदपुर क्षेत्र, भीलवाड़ा, ये कैल्साइट का खनन क्षेत्र नहीं है। बाकी रायपुर और मावड़ा क्षेत्र, राजपुरा और पिंडवाड़ा क्षेत्र और माधोगढ़ क्षेत्र, ये यहाँ पर है जो कैल्साइट पाया जाता है। कौन से, रायपुर और मावड़ा क्षेत्र जो कि सीकर में, और राजपुरा और पिंडवाड़ा क्षेत्र सिरोही में, और माधोगढ़ क्षेत्र जो झुंझुनू में। इस प्रकार से मित्रों ये थे इस क्वेश्चन के सारे 150 क्वेश्चन। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके से देखेंगे। तो ये था क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं मित्रों। अगर कहीं भी आपको इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि जितना गति से अपन ने पढ़ा है पेपर को, मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि काफ़ी तेज़ गति से अपन ने है जो ये पेपर है जो सॉल्यूशन देखा। इस प्रकार से ये इसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आप मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ये इसका हो जाएगा। ये था क्वेश्चन पेपर जो कि 7 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था SST का वो। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट और वीडियो के साथ में, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है और इसलिए अपन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और फटाफट एक बार रिवीजन कर देंगे सारे के सारे जो पेपर है उनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।